हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। कल हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के समानता के अर्थ को समझा था। आज हम उसी को समानता को आगे बढ़ाते हुए समानता की आर्टिकल 14 के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे। देखिए, मेरा उद्देश्य है आपको केवल तथ्य रटवाना नहीं है, क्योंकि अगर तथ्य रटवाना मेरा उद्देश्य होता तो मुझसे अच्छा गूगल पे तथ्य मिल जाएंगे आपको। किसी भी एआई ऐप पर अगर आप एक कमांड देंगे तो तथ्य से भरे हुए काफी पेजेस आपको प्राप्त करा देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आपको तथ्य रटवाना नहीं है, क्योंकि तथ्य केवल एक उदाहरण है। तथ्य रटना किसी विषय का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना नहीं होता है। किसी विषय के दर्शन को पढ़ना हमारा उद्देश्य, मेन उद्देश्य है। और मैं आपको उसी के साथ भारतीय राजनीति के, भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को समझाना मेरा उद्देश्य रहेगा। तो अगर आप यहाँ तथ्य रटने आए हैं तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये तथ्य रटने वाली कक्षा नहीं है। इस कक्षा में आपको विस्तृत विश्लेषण दिया जाएगा किसी विषय का। तो अब हम अपना विषय समानता का अर्थ हमने समझ लिया था। अब हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। चलो, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, देखिए, समानता के अधिकार में हमें आज आर्टिकल अनुच्छेद 14 को कंप्लीट करना है, और हो सके तो हम आज आर्टिकल 16 तक समय रहा तो हम पढ़ेंगे। सॉरी। तो देखिए, अब हम आर्टिकल अनुच्छेद 14 को, समानता के अधिकार को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि 14 में समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार के दो भाग हैं। पहला भाग विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, समानता। उसका बाद दूसरा है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, संरक्षण। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, विधि शब्द को हमने कल समझ लिया था, तो विधि शब्द को अब मैं दोबारा यहाँ नहीं करवा रहा, आप अपनी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, अब हम दोनों को अंतर के साथ पढ़ेंगे। देखो, विधि के समान समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी समान होंगे, विधि के सामने सभी समान होंगे, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, चाहे डीएम हो। विधि के सामने सभी के सभी समान होंगे, हर व्यक्ति को समान समझा जाएगा। तो ये ब्रिटिश विचारक है, ब्रिटिश से लिया गया, ब्रिटिश विचारक डायसी से लिया गया है, डायसी से लिया गया है। इसी के साथ हम दोनों के अंतर को साथ साथ करते चलेंगे। जो ये है, ये अमेरिका, अमेरिका से लिया गया ये विचार, अमेरिका से प्रभावित, अमेरिका से प्रभावित है। देखिए, पहले मैं आपको दोनों के दोनों समझा देता हूं, उसके बाद हम लिखने का कार्य कर लेंगे। देखिए, विधि के समक्ष समानता है ना, विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश विचार है जो डायसी से लिया गया है। अच्छा, ये नकारात्मक विचार है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि ये समाज की जो विविधता है उसको, उसकी अपेक्षा करता है। क्योंकि ये कहता है कि समाज में सभी को समान समझा जाएगा, विधि के सामने सभी को समान समझा जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। व्यवहार में देखेंगे तो क्या हमारे समाज में सभी के सभी समान है? हमारे समाज में कितनी विभिन्नताएं शामिल हैं। तो हमारे समाज में जब विविधता है तो हम सभी के लिए एक विधि कैसे लागू कर सकते हैं? तो इसीलिए नकारात्मक विचार है, इसीलिए इसको नकारात्मक विचार कहा जाता है। इसमें भेदभाव नहीं किया जाता, किसी के साथ भी सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, सबके साथ समान व्यवहार होता है।
जबकि हम विधि का समान संरक्षण देखेंगे तो इसमें यह सकारात्मक विचार है विधि का, अमेरिका से लिया गया है। सकारात्मक कैसे है? क्योंकि यह मान के चलता है कि विधि समाज में विभिन्नताएं हैं, और समाज में विभिन्नताएं हैं तो सभी के साथ में समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। समान लोगों के साथ समान व्यवहार होता है और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होता है, इसीलिए इसे सकारात्मक व्यवहार किया जाता है, और ये अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, इसमें भेदभाव किया जाता है। आप कहेंगे कि मौलिक अधिकारों में किसके साथ भेदभाव हो सकता है? हमारे संविधान में भेदभाव इस आर्टिकल 14 की ये पहला है, 14 का 1, ये 14 का 2 है। इन 14 का छोटा लिख देते हैं 2 ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो ये 14 का 2 है, इसमें भेदभाव किया जाता है। अच्छा, आप कहेंगे कि भेदभाव क्यों होगा? अगर भेदभाव करना था तो ब्रिटिश सरकार ही भेदभाव कर रही थी। हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने ऐसा प्रावधान क्यों किया जिसमें भेदभाव किया जाता है? आप इस बात को समझिए। देखिए, जब हमारे समाज में आप बताइए कितनी विभिन्नताएं हैं, क्या सभी लोगों की स्थिति समान है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऊपर से हमारे समाज में जाति व्यवस्था है जिसमें कुछ लोगों को निम्न समझा जाता है, कुछ लोगों को उच्च समझा जाता है। तो ऐसे समाज में क्या सभी के लिए समान कानून बनाना, समान विधि बनाना, समानता का अधिकार होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। आप खुद बताइए, क्या किसी एक पुरुष को या किसी एक अपराधी को समान सजा दी जा सकती है? क्या किसी महिला को या किसी बच्चे को और किसी पुरुष को सेम अपराध के लिए सेम सजा दी सकती है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को सजा है वो कम दी जाती है किसी भी विधि के उल्लंघन पर, क्योंकि बच्चे को ज्ञात नहीं होता है, बच्चा मैच्योर नहीं होता है, बच्चे को बहकाया जा सकता है किसी अपराध को करने के लिए। जबकि एक मैच्योर, एक वयस्क पुरुष कोई अपराध करता है तो उसके लिए विधि समान है, कोई छूट नहीं है। लेकिन जब एक महिला और एक बच्चा, तो उसके लिए समाज में अलग विधियां बनी हुई हैं। तो इसको हम भेदभाव नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे विधि का समान संरक्षण, यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। तो अब हम इसको लिखने का कार्य कर लेते हैं, ये हमने इतना समझ लिया। अब इसको फटाफट लिखने का कार्य कर देते हैं। ये पहला ब्रिटिश विचार से लिया गया है, इसमें भेदभाव क्या आता है? भेदभाव होता है, समझ लीजिए राइट का निशान, सॉरी इसमें भेदभाव नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, सभी के लिए समान है। इसमें भेदभाव होता है, भेदभाव होता है। ये नकारात्मक है, नकारात्मक है, जबकि ये सकारात्मक है, सकारात्मक है। हो गया इतना? ये समाज में विभिन्नता की उपेक्षा करता है, ये मान के चलता है कि सभी के सभी समान है, जबकि ये उपेक्षा नहीं करता। इसमें क्या है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार, लोगों से असमान लोगों से असमान व्यवहार, असमान से असमान व्यवहार, असमान व्यवहार। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम इसी को 14 को, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि आर्टिकल 14 मुख्य है और उसी के समानता के अर्थ से ही आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये निकले थे। तो हम आर्टिकल 14 को, समानता के अधिकार को, और विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता को आधार मान के अब अन्य देखेंगे। अच्छा, पहली बात तो हमने देखी कि हमने आर्टिकल 14(2) विधि का समान संरक्षण में हमने पढ़ा कि भेदभाव किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये क्या मतलब हुआ कि भेदभाव क्यों किया जाएगा? तो देखिए, हमारा संविधान है वो मनमाना भेदभाव नहीं करता है। मैंने आपको पीछे समझाया कि भेदभाव किस प्रकार का है। अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या किसी महिला और किसी बच्चे के लिए अलग विधि बनाना अच्छा भेदभाव है या बुरा भेदभाव है? अच्छा भेदभाव है। तो हमारे संविधान में
तार्किक भेदभाव अपनाया गया है, ना कि अतार्किक भेदभाव। तो अब देखिए भेदभाव के दो प्रकार होते हैं, आपको भेदभाव भी समझ लीजिए। ये इसलिए समझाना आवश्यक है क्योंकि हमारे समाज में इसके भेदभाव और इनसे रिलेटेड विवाद काफी ज्यादा है। क्योंकि हमारी दिक्कत क्या है, हम किसी विषय को केवल पढ़ते हैं एक एग्जाम क्लियर करने के लिए, या उसके अनुच्छेदों को रटते हैं केवल कुछ प्रश्न सोल्व करने के लिए, जबकि हम कभी भी संविधान के दर्शन को नहीं पढ़ते, किसी विषय के दर्शन को नहीं पढ़ते। किसी विषय की संपूर्ण जानकारी के लिए हमें उस विषय का दर्शन पढ़ना समझना होता है। अच्छा, अब हम कभी भी संविधान के बहसों को हमने नहीं सुना है, राष्ट्रवादी नेताओं की चर्चाएं हैं उनको हमने नहीं सुना है, संविधान के दर्शन को हमने कभी नहीं समझने की कोशिश की है। फिर हम कहते हैं कि भारतीय संविधान है वो भेदभाव करता है, लेकिन हमने कभी समझा नहीं है कि भेदभाव का अर्थ क्या है, कैसा भेदभाव करता है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये समझाने का मकसद इसलिए है कि जो विवाद है आगे चलकर अगर आपको किसी भी विषय पर, इस विषय पर, भेदभाव के विषय पर अगर किसी भी बहस में शामिल होना पड़े तो आप सामने वालों को बैठाकर अच्छे से समझा सकें कि देखिए भेदभाव भी दो प्रकार के होते हैं, तार्किक भेदभाव, अतार्किक भेदभाव। उसको फिर समझाइए तार्किक भेदभाव क्या है, अतार्किक भेदभाव क्या है, ताकि सामने वाले को भी लगे कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है। तो देखिए भेदभाव के दो अंतर। भेदभाव भेदभाव के भी दो प्रकार हैं। एक है तार्किक भेदभाव, तार्किक भेदभाव, एक है अतार्किक भेदभाव, अतार्किक भेदभाव। अच्छा, अब इनके अंतर को मैं एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझा देता हूं आपको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप खुद कहने लगेंगे कि हाँ, संविधान के जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने काफी अच्छा, हमारा संविधान काफी अच्छा बनाया है। आपने सुना होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक लाइन, उन्होंने कहा था कि संविधान को इतना अच्छा बनाया गया है कि अब ये कोई ये नहीं कह पाएगा कि संविधान में हमारे कोई कमी है। उन्होंने संविधान बनाने के बाद एक लाइन कही थी कि जिस देश के लोग अच्छे हैं तो संविधान कितना ही बुरा हो संविधान सफल होगा, जिस देश के लोग, संविधान को मानने वाले लोग अगर बुरे हैं तो संविधान कितना ही अच्छा हो वो असफल साबित होगा, बुरा ही साबित होगा। तो ये नागरिकों पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। संविधान सफल और असफल के का कारण नागरिक स्वयं होते हैं। तो अब देखिए तार्किक और अतार्किक भेदभाव। तार्किक भेदभाव में देखिए मैं उदाहरण लेता हूं, आपको उदाहरण से समझिए। उदाहरण, एक है किसी कंपनी का सीईओ, अच्छा एक है उसी कंपनी का, सेम उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कोई भी एम्प्लॉयर। तो हम दोनों को वेतन देते हैं, वेतन, इसको भी हमने सैलरी दी, इसको भी हमने सैलरी दी। अच्छा, इसको हमने सैलरी दी, जितने भी सीईओ हैं कंपनी में सभी को सेम सैलरी दी। जितने भी एम्प्लॉयर हैं हमने उनको इससे डिफरेंट सैलरी दी, सीईओ से डिफरेंट सैलरी दी। अब आप बताइए ये तार्किक भेदभाव है या अतार्किक भेदभाव है? आप कहेंगे अच्छा ये तो ठीक भेदभाव है क्योंकि वो सीईओ है, उसका पद ऊंचा है तो उसको इससे ज्यादा सैलरी मिली। अच्छा, इसका पद नीचा है तो इसको इससे डिफरेंट सैलरी मिली, ये तार्किक भेदभाव है। इसमें अतार्किक भेदभाव को देखते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण लेते हैं कि इसमें एक एसआई है, इसमें भी एक एसआई है, लेकिन ये जनरल कास्ट से है, ये लोअर कास्ट से है, लोअर कास्ट से है। अब हम इसको सेम वेतन दे रहे हैं, इसको डिफरेंट वेतन दे रहे हैं। तो आप बताइए खुद स्वयं कि क्या ये भेदभाव सही है? क्या ये भेदभाव तार्किक है या अतार्किक है? ये आपको साफ दिख रहा है कि अतार्किक भेदभाव है, क्योंकि ये भेदभाव सेम पोस्ट पर, सेम व्यक्तियों पर कास्ट के आधार पर डिफरेंस किया जा रहा है, कास्ट के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इसीलिए अतार्किक भेदभाव हमारे संविधान में नहीं अपनाया गया है, यानी ये मनमाना भेदभाव है, जबकि हमारे संविधान में तार्किक भेदभाव को अपनाया गया है। तो अब आप, मुझे लगता है इस उदाहरण से अच्छे समझ गए होंगे, और किसी दूसरे व्यक्ति को भी, यानी भेदभाव की बहस में आप दूसरे व्यक्ति को भी अच्छे से समझा पाएंगे कि भेदभाव दो प्रकार के होते हैं, तार्किक अतार्किक। उदाहरण से समझाएंगे तो लगेगा कि हाँ आपने भी कुछ पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, इतना हम देखते हैं, अब आगे देखते हैं।
अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि महिलाओं के साथ में महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश न देना, ये तार्किक भेदभाव है या अतार्किक भेदभाव है? अच्छा, कुछ लोग इसमें कहेंगे, आपकी तरफ से मैं बताता हूं कि ये तार्किक भेदभाव है। तार्किक भेदभाव वालों का तर्क क्या होगा? वो कहेंगे कि महिलाएं महीने के कुछ दिनों में अपवित्र होती हैं, इसलिए महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। अच्छा, अब अतार्किक वाले इसको जो तार्किक बताएंगे, वो कहेंगे कि नहीं, महिलाएं व्यक्ति हैं, यानी महिला मनुष्य है, और सभी मनुष्य को किसी भी धार्मिक, हिंदू धार्मिक मंदिरों में, संस्थाओं में प्रवेश की अनुमति है। तो वो कहेंगे कि ये तो अतार्किक भेदभाव है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम इन दोनों को समझाता हूँ। अच्छा, मैं अपनी राय बता देता हूँ। मेरी तरफ से अतार्किक भेदभाव है, मैं इसका घोर विरोधी हूँ, क्योंकि मैं मानता हूं कि महिला भी एक मनुष्य है। अच्छा, अब तर्क सुन लीजिए मेरा कि अगर महिलाएं अपवित्र हैं, चलो जो इसको तार्किक बता रहे हैं जो लोग, ये वो लोग हैं जो अपने आप को मनुष्य कम धार्मिक ज्यादा मानते हैं। यानी हम सबको मनुष्य हैं, हम सब पहले, तो धर्म तो बाद में है। हमारे जन्म के दौरान हमारा धर्म तय होता है, जन्म के बाद होता है। जन्म से हम थोड़ी धर्म के लेके आते हैं, धर्म तो बाद में तय होता है। जबकि जन्म से हम मनुष्य हैं, सभी के सभी, तो हम पहले मनुष्य हैं, बाद में किसी धर्म के अनुयायी हैं। तो अब तर्क सुनिए, तर्क सुनने के बाद आप स्वयं तय कीजिए कि ये तार्किक है या अतार्किक भेदभाव है, और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सुनिए, अब अगर हम जो इसको तार्किक बता रहे हैं, जो धार्मिक लोग, उनके तरफ को मान ले कि महिलाएं महीने के कुछ दिनों अपवित्र है, तो आप सोचिए, सभी के सभी पुरुषों का जन्म, यानी सभी के सभी व्यक्तियों का जन्म महिला से हुआ है। यानी यदि वो महिला अपवित्र है, महीने के कुछ दिनों अपवित्र हो जाती है, महीने के कुछ दिनों की उस प्रक्रिया के द्वारा ही हम सभी पुरुषों का और हम सभी व्यक्तियों का जन्म हुआ है। यदि महिला अपवित्र है, तो महिला से जन्मित हम सब अपवित्र हुए। तो मेरा तर्क है कि हम सब अपवित्र हैं, तो मंदिर में वो पुजारी क्या कर रहा है? पुरुष मंदिर में क्या कर रहा है? तो फिर तो किसी को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हम सब अपवित्र है क्योंकि महिला अपवित्र है, क्योंकि हम सब की जननी महिला ही है। तो मैं इसका घोर समर्थक नहीं करता, मैं इसका घोर विरोधी हूं, क्योंकि ये अतार्किक भेदभाव है। तो ऐसे तर्क को मत मानिएगा, चाहे वो किसी की धार्मिक संस्था द्वारा दिए जा रहे हो या किसी भी बड़े व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और अपनी समझ विकसित कीजिए, क्योंकि ऐसा पता किस लिए होता है? क्योंकि हम कभी किसी विषय के दर्शन को नहीं समझते, ना ही हम उस विषय के जो हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं उनकी बहसें, उनकी सभाओं, उनकी चर्चाओं को हमने कभी सुना होता है। हम केवल रटते हैं किसी विषय को केवल एक सरकारी नौकरी के लिए, कि उस विषय से कुछ अनुच्छेद रटेंगे और एग्जाम में आएंगे और वो एग्जाम में लिखकर हम पास हो जाएंगे। जबकि किसी भी विषय का एक अपना दर्शन होता है, उस दर्शन को समझना आवश्यक है। दर्शन को समझ लिया तो आपको उस विषय की समग्र जानकारी हो गई। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर फैक्ट रटना हमारे वीडियो का उद्देश्य होता, तो हमसे अच्छा गूगल फैक्ट बता देता है, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि एक अच्छा मेंटोर आपको विषय की समझ के साथ साथ में उस विषय के दर्शन को बताता है, तथा एक अच्छे मेंटर का यह उद्देश्य है कि वो अपने एस्पिरेंट्स या अपने छात्रों को हमेशा अच्छे मूल्य सिखाए, क्या अच्छा है क्या बुरा यह भी बताए, समाज के समस्याओं को बताए, उनकी बौद्धिक विकास को बढ़ाए। ये हमारे किसी भी एक मेंटर का मेन उद्देश्य होना चाहिए। मैं इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा हूं कि आपका बौद्धिक विकास हो, ना कि आप एक तथ्य रटने वाले तोते बने, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ रहे ज्ञान को ले रहे हैं, उसको मान रहे हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी बात को मानने से पहले उसके ऊपर गहन जानकारी एकत्रित कीजिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। उसके बाद उससे पहले भी उसको अपने तर्कों पर तोलिए कि क्या ये ऐसा ठीक है। महान दार्शनिकों को पढ़िए, महान विचारों को पढ़िए, विश्व के
इतने सारे अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं, उनको पढ़िए। मजबूरी के लिए मत पढ़िए, क्योंकि मजबूरी के लिए पढ़ा हुआ कहीं काम नहीं आता है। क्योंकि शिक्षा का अर्थ है कि परिस्थितियों का बोध कराना। शिक्षा का अर्थ केवल तथ्य रटना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि परिस्थितियों का बोध होना और उन परिस्थितियों की जीवन में समस्याओं का समाधान निकालना, ये शिक्षा का मुख्य अर्थ है। क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में लोग साक्षर हैं। आप दिखा देते हैं आंकड़ों में कि इतने लोग साक्षर हैं, इतने लोग साक्षर हैं। लेकिन जब हम पता करते हैं कि वो साक्षर, भारत में साक्षर की परिभाषा क्या है, तो भारत में साक्षर की परिभाषा केवल इतनी है कि जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा को पढ़ लेता है, लिख लेता है, वो साक्षर है। तो भारत को साक्षर लोग नहीं चाहिए, भारत को शिक्षित लोग चाहिए। और साक्षर और शिक्षित शब्दों में बहुत अंतर है। साक्षर की परिभाषा आपको मैंने बताई। शिक्षा की परिभाषा है कि शिक्षा वह जो परिस्थिति का बोध कराती है और उन परिस्थितियों का सामना करके समाधान निकालती है। केवल तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करना शिक्षा नहीं है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और हमें किसी विषय के रुचि होने का मेन कारण भी यही है, क्योंकि हम पढ़ते भी मजबूरी में। हमारा कारण यही है कि हम पढ़ते भी मजबूरी में। हम केवल एक सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। हम उस विषय की जानकारी नहीं चाहते हैं, उस विषय के दर्शन को समझना नहीं चाहते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी भी विषय को, उसके तथ्यों को रट लेते हैं। तथ्यों को रटकर हम किसी भी एग्जाम में ये चाहते हैं कि उससे 2% जो पूछे जाए वो हमारे सोल्व हो जाए, हम नौकरी लग जाए, उसके बाद हमें कुछ लेना देना नहीं है समाज से। हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो शिक्षा से समाज सुधरता है और समाज सुधरना आवश्यक है। आप देखिए भारत में जाति व्यवस्था 78 वर्षों के बाद भी जाति व्यवस्था निरंतर बनी हुई है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है शिक्षा नहीं है, साक्षरता है। साक्षरता आप आंकड़ों में दिखा दीजिए कि साक्षरता इतनी है, 75% साक्षरता है, 80% साक्षरता है, इतनी साक्षरता में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक इसके ऊपर लाइन है अदम गोंडवी की, आपने पढ़ी हो तो, कि आपकी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बहुत सुंदर लाइनें हैं, बहुत सुंदर कविता है, कभी पढ़िए अदम गोंडवी की। अगर आपको भी मेरी तरह कहानी, उपन्यास, नॉवेल्स, निबंध ये पढ़ने का रुचि है तो आप पढ़ सकते हैं। अदम गोंडवी की एक अच्छी कविता है। तो ये हो गया, हमने ये इतना समझ लिया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 में है भेदभाव पर भेदभाव का अभाव। भेदभाव का अभाव। भेदभाव का अभाव। इसी को भी हम अब हम 18 तक है ना, इन्हीं टॉपिक को लेके चलेंगे, इसी स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। इसी स्ट्रक्चर पर हर आर्टिकल को हम बांटेंगे, समान संरक्षण और समक्ष समानता, इन्हीं में बांटेंगे। देखिए हम 15 को कैसे बांटते हैं। आर्टिकल 15 को, अनुच्छेद 15 को बांटेंगे हम इन्हीं दो भागों में, इसमें और इस समानता के अधिकार में और समान संरक्षण में। देखिए तो आर्टिकल 15 एक क्या कहता है? आर्टिकल 15 एक कहता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। आर्टिकल 15 एक कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, स्थान, लिंग व धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 15 एक में कहा गया है। ये अब इसे जल्दी जल्दी लिख देते हैं कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, स्थान, निवास आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
अच्छा, अब 15 एक हो गया ये। अब 15 दो को देखिए, 15 के अंदर ये सभी के सभी, 15 के दो को देखिए। 15 के दो में, क्योंकि देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने जीवन में काफी संघर्ष को अनुभव किया था, काफी भेदभाव को देखा था, इसलिए वो चाहते थे कि उनके देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी देशवासी को ये भेदभाव का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने जो जो भेदभाव सहन किए थे, अपने जीवन में सामने देखे थे, उनको इसमें उन्होंने कोशिश की है कि वो भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ ना हो। तो इसमें निम्नलिखित स्थानों का जिक्र है जिसपे भेदभाव प्रतिबंधित है, जैसे कि रेस्टोरेंट, मनोरंजन के स्थान, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, पार्क आदि। अच्छा, इसमें फिर कुएं, तालाब, होटल आदि पर भेदभाव प्रतिबंध है। ये हो गया समान संरक्षण, क्योंकि हमने देखा था कि समक्ष समानता में भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी समान है। अब चलो होगा समान संरक्षण के अंदर भेदभाव किया जाएगा। तो देखिए 15 के 3 में क्या कहा गया है कि राज्य महिलाओं के लिए, राज्य महिलाओं के लिए विशेष, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए यानी विकास के लिए, उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगा, विशेष प्रावधान होगा। अच्छा, अब 15 के 4 में पिछड़े वर्गों के अधिकार है, पिछड़े वर्गों के, पिछड़े वर्गों के बारे में बताया गया है। अच्छा, 15/4 में कहा गया है। अच्छा, 15/4 में अब हम बताते हैं कि एक मद्रास सरकार थी, मद्रास सरकार ने कॉलेजों में जातीय आधारित आरक्षण दे दिया था, जिसके कारण विवाद हो गया था, और वाद है ना जो विवाद, वो उच्चतम न्यायालय में चला गया था उसके विरुद्ध। तो देखिए मद्रास सरकार ने क्या किया था, जाति आधारित आरक्षण दे दिया था कॉलेजों में, जाति आरक्षण दे दिया था, जाति आधार पर आरक्षण दे दिया था। तो जिसका विरोध किया और उच्चतम न्यायालय में केस गया, जो केस का नाम था चंपकम दोराई राजन, चंपकम दोराई राजन, दोराई राजन वाद, चंपकम दोराई राजन वाद 1951 में यह केस गया था। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करेगा। तो 15/4 में कहा गया था कि राज्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, ये 15/4 हो गया, 15/4 हो गया। अच्छा, अब पिछड़े वर्ग शब्द आया है, आप कहेंगे कि ये पिछड़े वर्ग है कौन? तो अब समझिए, देखिए पिछड़े वर्ग हैं कौन, पिछड़े वर्ग कौन, पिछड़े वर्ग कौन है? देखिए राष्ट्रपति के पास हमारे संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति जब किसी भी विषय पर अगर डाटा पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, तो आर्टिकल 340 के तहत
एक आयोग का गठन करेगा, जो आयोग राष्ट्रपति को प्रशिक्षण करके वो डाटा एकत्रित करके सौंपेगा। तो राष्ट्रपति ने 340 के द्वारा समितियां बनाई, यानी आयोग बनाया, आयोग बनाया। अच्छा, पहला आयोग था काका कालेकर आयोग, काका कालेकर आयोग, काका कालेकर आयोग। अच्छा, इसने डाटा एकत्रित किया और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। तो इसके आधार क्या थे पिछड़े वर्गों को देखने के? इसने आर्थिक आधार अपनाया था। आर्थिक आधार में देखा कि जो लोग गरीब हैं उनको पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया, सारी की सारी महिलाओं को पिछड़े वर्गों में शामिल कर दिया। तो इसके जो आधार था, इसने एक ही आयाम को अपनाया था, यानी कि पिछड़े वर्ग का एक ही आयाम अपनाया था जो आर्थिक आधार था। फिर इसके बाद एक और आयोग की स्थापना हुई जो था मंडल आयोग। महत्वपूर्ण आयोग है पिछड़े वर्गों का, मंडल आयोग। अच्छा, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो पिछड़ी जाति है, जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़े वर्ग हैं। इससे पूछा गया कि भाई आपके आधार क्या है पिछड़ी जाति को पिछड़ा वर्ग कहने के? इसने कहा, इसने 3 आयाम अपनाए। एक पहला सामाजिक, एक आर्थिक, तीसरा सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक, यानी शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक आधार। इसने कहा कि सामाजिक आधार यानी जिन जातियों की समाज में प्रतिष्ठा सबसे निम्न है, यानी लोग उसको निम्न समझते हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं और शैक्षणिक रूप से उनको शिक्षा प्राप्त नहीं है, शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, उनको देखा गया तो वो पिछड़ी जाति के लोग थे। पिछड़ी जाति के लोग में देखा गया कि 5000 से लगभग 5000 से ज्यादा जातियां आती थी, तो उनको पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार पिछड़ी जाति पिछड़ा वर्ग बन गई। अब हम आगे देखेंगे। हम इसमें पढ़ रहे थे समाज संरक्षण में 15 का 4। तो 15 के 4 से राज्य ने, यानी राज्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करेगा। प्रावधान, अच्छा, पहला संशोधन हुआ था, पहले संशोधन से ये हुआ था, पहला संशोधन। अच्छा, इसके बाद आता है 15 का 5। 15 के 5 के बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह की सरकार थी और इन्होंने कहा कि राज्य सभी सामाजिक, शैक्षणिक, निजी व सरकारी संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान करेगा। आरक्षण का प्रावधान, देखिए आरक्षण
राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। वीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण देकर वोट ले लिए और सरकार बना ली, चुनाव जीत गए। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि आप आरक्षण के विरोधी हैं या आरक्षण के समर्थक हैं, तो देखिए मैं पर्सनल निजी तौर पे आरक्षण का समर्थक हूं। अच्छा, अब मैं आरक्षण का समर्थक हूं क्योंकि मेरे अपने कारण है और मैंने संविधान की सभाओं की चर्चाएं पढ़ी हुई है। जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने किस आधार पर आरक्षण को दिया था वो मैंने पढ़ रखा है। अलग अलग किताबों से अलग अलग विचारों को पढ़ा है, मान विचारों को ग्रहण किया है, जिससे अपनी समझ मैंने बनाई है कि मैं समाज में समानता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जरूरी है, आरक्षण बेहद जरूरी है। और कल आपके सामने मैं एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा जिसे आप खुद स्वयं तय कीजिएगा कि आरक्षण क्या है, कंसेप्ट समझिएगा। उसके साथ ये जानिएगा कि आरक्षण क्यों है, किस लिए दिया जाता है, सही है या गलत है। तो मैं उसका कल अलग से वीडियो बना के तय कर दूंगा। अब देखिए 15 का 5 इसी के अंदर, सॉरी 15 का 5 तो करा दिया। ये जो पीछे 13वां संविधान संशोधन था पीपी सिंह की सरकार ने 15 का 5 13वें संशोधन से तय कर दिया और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दे दिया गया। अब देखिए 15 का 6 103वां संशोधन, क्योंकि इन सभी में किसी ना किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, इसके अंदर आ रहे हैं समाज संरक्षण और किसी को समाज में बराबर उठाने के लिए, निम्न जातियों को बराबर उठाने के लिए उनकी मदद की जा रही है, यानी भेदभाव नहीं, एक तरह से उनकी मदद की जा रही है, उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं राज्य के द्वारा। तो इसलिए 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, बीजेपी सरकार थी तो 103वां संविधान संशोधन किया और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान किया। अच्छा देखिए, आरक्षण है ना काफी विवादित मुद्दा है, बहुत ज्यादा विवादित मुद्दा है। जिसको आरक्षण मिलता है वो उसका समर्थक है, जिसको आरक्षण नहीं मिलता वो उसका विरोधी है। तो ये सबसे घटिया समाज की पहचान है, जो दूसरों के सुखों पर दुखी होते हैं। तो इसको हम कल समझेंगे अच्छे से। इसमें 10% आरक्षण दे दिया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम आर्टिकल 16 को समझेंगे और अगर हो सके तो आरक्षण पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।